सा देखिए यहाँ सीखने वाली है, हु एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ गौर कीजिए, जब आप गूगल में लिखेंगे ना हु डिस्कवर्ड इंडिया या हु डिस्कवर्ड इंडिया फर्स्ट, दोनों का आंसर वास्को डी गामा आएगा। तो जब भी हु अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब कि सबसे पहले किसने किया था, यही सेंस आता है। और हिंदी वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल। दोस्तों आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, खास करके वैसे स्टूडेंट जो कट ऑफ के बॉर्डर पर अपने आप को पा रहे हैं। बीपीएससी का जो आंसर की है उसके आधार पर कई छात्रों ने, कई अभ्यर्थियों ने मिलाया है अपना आंसर, और कई आंसर को उन्होंने पाया कि विवाद का कारण बन गया है। तो आइए पहले तो देखते हैं कि किन प्रश्नों के उत्तर बीपीएससी ने सही नहीं दिए हैं और आपको किन प्रश्नों पर क्लेम करना चाहिए। कुछ नए प्रश्नों के आलोक में इस वीडियो को बनाया गया है और मैं चाहूँगा कि दूसरे यूट्यूबर ही इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को बनाएं, क्योंकि जब तक बड़ी मांग नहीं होगी, अधिक से अधिक लोग मांग नहीं करेंगे, तो बीपीएससी रस्म अदायगी के रूप में 2 प्रश्न को बदल देगा और फिर आप लोग को चुप होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रश्न बदल के तुरंत रिजल्ट निकालेगा, उसे दिसंबर में एग्जाम लेना है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी तरफ से होनी चाहिए, आप महत्वपूर्ण काम, वो ये क्या होना चाहिए आपको अधिक से अधिक, जो भी अभ्यर्थी हैं वो अधिक से अधिक आपत्ति दर्ज करें। मैं तो कहूँगा जो बॉर्डर से ऊपर भी हैं, जिनके मार्क्स 110 भी हैं, उन्हें भी चाहिए कि आपत्ति दर्ज करें, 115 भी है उन्हें भी आपत्ति दर्ज करें। ऐसा करने से क्या होगा, बीपीएससी अपने आंसर निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करेगा और बीपीएससी में निरंतर सुधार होना ही चाहिए और ये हमारा ध्येय रहा है। चलिए एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे ना तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर लैंग्वेज की समझ पर मैं बात करूँगा और इससे आपको 68वीं बीपीएससी के पीटी में भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे? कर सकता हूँ ना। चलिए पहले इनसे सूची में बता दूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैंने प्रश्नों की, ये हमारे पास प्रश्न है ग्रुप सीरीज डी के हैं, बुकलेट सीरीज डी के ये प्रश्न हैं और ये है आपके पास हिंदी का जो प्रश्न है वो सेट ए है। साफ है, नहीं आया है, बट आपको इससे कुछ खास नहीं लेना देना है, मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। अब मेरे पास जो प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या मैं बता दूं आपको, कुल प्रश्नों की संख्या 10 है और जिसमें से 7 पर क्लेम बनता है। हालांकि मैंने सभी प्रश्नों के लिए 3 कैटेगरी बना दी है, जिसका एक नाम दिया है यू कैन क्लेम, मतलब जिस पर आप क्लेम कर सकते हैं, यू मे क्लेम और यू कांट क्लेम। तो यू कैन क्लेम में जो है 7 प्रश्न हैं और इसमें से मुझे लगता है अगर आप स्ट्रॉन्ग साक्ष्य दें तो 5 प्रश्नों के उत्तर जरूर बदल दिए जाएंगे, निश्चित रूप से बदल दिए जाएंगे। आपके पास स्ट्रॉन्ग क्लेम के लिए जो सोर्स होना चाहिए वो सही सोर्स होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, गवर्नमेंट साइट का होना चाहिए, या फिर ड्यू अथवा जेएनयू या पीयू के प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक होनी चाहिए। मैं उस पर भी बात करूंगा किसी वीडियो में, हालांकि आप लोग जानते हैं काफ़ी लोग आप में से। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देखा जाए। सबसे फेवरेट, जो आपका फेवरेट प्रश्न बन गया है वो है 7 निश्चय वाला प्रश्न। निश्चित रूप से ये बदलेगा प्रश्न, इसका उत्तर बदलेगा, क्योंकि उत्तर में होना चाहिए एयरवेज टू एवरीवन। मैं दिखा दूँ आप, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 61। यहाँ पर लिखा गया है चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार। तो इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट के हिसाब से आपने सही किया होगा, एयरवेज टू एवरीवन। तो ये आंसर आपने जो सही किया तो आप अडिग रहिए, यही सही है। और इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रूफ के रूप में डाउनलोड करके लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है 63 नंबर, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द 68th राउंड ऑफ NSSO। तो इसमें भी आपका जो उत्तर होगा, मैं आपको एक जगह यहाँ लिखा हूँ, इसमें जो 7 निश्चय वाला में है उसका मैंने बताया कि उत्तर होगा एयरवेज टू एवरीवन, ये करेंगे आप लोग। और यहाँ जो NSS वाला भी जो मैं दिखा रहा था, क्वेश्चन नंबर 63 इंग्लिश में जो डी सीरीज है ना, उसका ये यहाँ बनाया हुआ मैं, और इसका उत्तर होगा ई। इसका उत्तर बीपीएससी ने जो दिया है, यहाँ मैं घेरा हूँ ना, बीपीएससी ने दिया है वो ई है। और यहाँ मैंने दिखाया है कि यू कैन क्लेम, इसमें दिखाया है द 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो ये आपको आंसर बनेगा। इसमें मैंने ABCD नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि फुल आंसर देना जरूरी था मुझे, क्योंकि किसी किसी के अलग सीरीज हो सकते हैं ना, B या C। चलिए अगला जो है मैं दिखा रहा हूँ। एक बात कह दूँ, एक बात काफ़ी ज़रूरी है, नोट कर लीजिए इस वीडियो के बारे में। मैं इसमें साक्ष्य नहीं दिखा पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। साक्ष्य के लिए आप क्या करेंगे, हमारा फ़ोन नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप का मैं लिंक दे दूँगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर होगा मेरा अपना पर्सनल, उस पर भी आप मांग सकते हैं सोर्स को, ठीक है, मैं उस पर दे दिया करूँगा। ऐसे एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें जो सिर्फ सोर्स पर ही बात करूँगा। इसमें भी एक दो प्रश्नों के लिए मैं सोर्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 63 हो गया। ये जो 63 वाला जो क्वेश्चन है NSS वाला, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि आप जो नेशनल लेवल का इकोनॉमिक सर्वे है उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रूफ के रूप में लगा लीजिए, उसमें आप पढ़िएगा, सही सही आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 63 जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाया है उस पर हिंदी में भी देख लीजिए, कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो भी आप आंसर खोजेंगे, जहाँ से भी खोजेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण में खोजेंगे तो अच्छी बात रहेगी। उसमें यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है कथन सत्य नहीं है। तो ये सारे कथन सत्य हैं सिवाय इसके, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ जो है कथन सत्य नहीं है के लिए आंसर जो होगा वो D आंसर होगा। जो कि BPSC ने क्या किया है, BPSC ने आंसर दिया है आपको, ये जो रेड से मैंने बनाया है ना, ई आंसर दिया है, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, जो लोग वीडियो को देखेंगे चाहे स्क्रीनशॉट लेंगे, तो यहाँ मैंने सीरीज D का प्रश्न को लिखा है और उसी के समानांतर सीरीज A का प्रश्न अगर हिंदी में है तो 111 होगा, ठीक है। तो इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा सुविधा हो जाए, आप लोग को, समय का अभाव आपको भी है। चलिए, तो अभी मैंने दिखा दिया है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है 6, ठीक है। 6 में क्या है, 6 में 69 हिंदी में या 69 में है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को, और ठगों से संगठित गिरोहों का दमन। तो ये जो सारा कुछ है, सारा पॉइंट इसमें मिल रहा है। इसमें आपको ये आपको BL ग्रोवर सर का है, BL ग्रोवर इतिहासकार, फेमस इतिहासकार हैं। इसमें जो है आप यहाँ देख सकते हैं द प्रोविजन कंसर्निंग, ये दास्ता वाली बात यहाँ भी मेंशन किया गया है, SK पांडे में भी है, लेकिन SK पांडे को आप प्रमाणिक बुक नहीं मान सकते हैं। अब देखिए राजीव अहिर में दिखा देता हूँ, ये देखिए आपका स्पेक्ट्रम का है, यहाँ आपको 1833 का चार्टर दिख रहा होगा। अब अगला पेज में यहाँ लिखा हुआ है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अब निर्देश दिया गया तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे, और इनिशिएशन तो कर ही सकते हैं ना, करना ही पड़ेगा उनको। ये अलग बात है कि इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट उतना नहीं लिया जितना कि इन्होंने सती प्रथा के लिए लिया, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ सती ये ज़्यादा फेमस हुआ, इसमें उन्होंने सेकंड वाला जो दास प्रथा है उसमें उतना नहीं लिया, इन्होंने इंटरेस्ट, तो उतना फेमस नहीं हुआ होगा। और पुस्तक में नहीं मिल रहा है इसलिए गलत थोड़े हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 1843 का दास प्रथा का उन्मूलन यहाँ लिखा है, उसको क्यों नहीं ले रहे हैं। इसको मैं ले रहा हूँ, इसमें उन्मूलन कर दिया गया, यहाँ समाप्त कर दिया गया, यहाँ अलग कानून बना के समाप्त किया गया। प्रश्न की भाषा को आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ इंट्रोड्यूस का मतलब होता है ऑपरेशन को स्टार्ट करना, किसी काम को एकदम से शुरू में करना। उस हिसाब से ये बिल्कुल विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया और ये सही है। तो उस हिसाब से जवाब जो होना चाहिए था ये C होना चाहिए, 1 2 3 4, जबकि BPSC ने क्या किया है, 2 को हटाकर A लिया है, यानी कि 1 3 4 लिया है, ठीक है। अब देखिए, आप में से कई लोग को लगे कि सर मेरा नंबर घटा रहे हैं, नंबर नहीं घटा रहा हूँ, मैं एक बौद्धिक चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे तरफ से भी कुछ चूक हो रही होगी, तो आप बताइएगा। अब ये नहीं कि नंबर मैं घटा रहा हूँ, क्लेम करना नहीं क्लेम करना आपके अधिकार की बात है, आपका निर्णय सबसे ऊपर होगा।
अब चलता हूँ मैं 143 वाले प्रश्न पर। ठीक है, 143 में है इस प्रश्न का उत्तर बीपीएससी ने हिंदी दिया है, केवल हिंदी दिया है, लेकिन इसमें आपका बी, सी और डी यानी कि बंगाली, हिंदी और उर्दू तीनों ही होगा। और इसका प्रूफ है, वेबसाइट पर है, यूएन की वेबसाइट पर है, आप जाके देख सकते हैं, हमसे मांग सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, 147 है G20 मीटिंग पर, जिसमें बीपीएससी ने उत्तर दे दिया है जम्मू एंड कश्मीर, बट होगा दिल्ली। ठीक है, अभी कोई शहर फिक्स नहीं हुआ है, इसे न्यू दिल्ली अगर कोई सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। उसमें स्टेट और यूटी की बात किया है, यूनियन टेरिटरी की बात किया है, इसलिए दिल्ली सही है। ये प्रश्न है 147, विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। देखिए, इसमें कुछ बातें जानने लायक है। G20 का जो समिट हो रहा है उसमें कई मीटिंग होने वाला है। ठीक है, कई मीटिंग होगा, तो बहुत सारे मीटिंग होने वाले हैं। मीटिंग की शुरुआत तो इसी साल 2022 के दिसंबर से ही हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन जब इस प्रकार से पूछ रहा है कि हैज़ चूजन होस्ट G20, तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एपेक्स लेवल की मीटिंग होती है उसको हम लेंगे, क्योंकि मीटिंग का कई सीरीज है, और कश्मीर भी मीटिंग का एक स्थल बनेगा। शुरू में इसे ही दिया गया था, लेकिन आज के डेट में जो आप देखेंगे जाकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के वेबसाइट पर, तो दिल्ली ही दिया हुआ है, और 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में ही होगा, और ये हेड ऑफ स्टेट्स वहाँ 57 है, इसमें मैंने लिस्ट में बताया 57। ठीक है, बीपीएससी ने उसका सी आंसर दिया है, और जबकि मोर देन होगा C+D होगा। सी का मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, बीपीएससी ने सिर्फ इसको सही लिया है। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर जो है सी और डी दोनों होगा। उसमें बिहार की भी चर्चा है, मैंने खुद पढ़ा है उसको, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये आपको मिलेगा। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स कनेक्टिविटी इन बिहार। अब एकदम से वर्ड बाय वर्ड नहीं मिलेगा, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। आपको समझने में दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बट बिल्कुल सही है, ये होना ही चाहिए उसमें। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विवाद का बात ही नहीं कि नहीं होगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। सी और डी, तो यहाँ जो सी देख रहे हैं ना, ये और फिर से इसका नीचे वाला दोनों होगा। इसमें एकदम बिल्कुल क्लेम कीजिए, इसमें कोई शंका वाली बात है ही नहीं। चलिए, उसके बाद है 130 पर, जो राष्ट्रपति वाला है, उस पर जरूर आप सुन लीजिए मुझे। यहाँ आपके प्रश्न दिख रहे होंगे। Who are the candidate of the United Progressive Alliance in 15th presidential election? 15th presidential election मतलब यहाँ इलेक्शन का नंबरिंग है, 15वां चुनाव। तो 15वां चुनाव तो था नहीं ना, ये जो जुलाई में हुआ, ये तो 16वां चुनाव था। तो टेक्निकली ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 16th होना चाहिए था। और अगर कोर्ट में इन प्रश्नों पर चर्चा होगी तो भाई वहाँ तो फैक्चुअली टेक्निकली ही देखा जाएगा ना। तो इसको कहना कि हल्के में ले लीजिए, क्यों हल्के में ले सकते हैं भाई? टेक्निकली जब हर क्वेश्चन पर हम टेक्निकली चल रहे हैं, फैक्चुअली चल रहे हैं, तो यहाँ भी चलेंगे ना। अब बीपीएससी ऐसा भूल कर रहा है तो बीपीएससी गलती है। मानता हूँ कि ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, और ये भी सही है कि सब लोगों ने यशवंत सिन्हा लगाया है। तो अगर आप लोग का मन है और एकमत हो रहे हैं, किसी ग्रुप में है और एकमत हो रहे हैं कि इस पर क्लेम किया, तो कीजिए। अगर आप लोग एकमत से इसको इनकार करें तो मत कीजिए। मेरा अगर सेशन पूछेगा तो चूंकि अधिकतर लोगों ने इसी को लगाया है, तो नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी आपका अधिकार है। तो यहाँ पर 16th होता तब जाकर यशवंत सिन्हा सही था। अगर 15th है तो फिर आंसर भाई ये जो ई ही होगा। ये मतलब नन ऑफ द एबव होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश में, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीखने वाला। हु एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर? बीपीएससी ने आंसर चेराज दिया है, मतलब चेरो ने क्या किया था कि एस्टेब्लिश किया था रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन को। इसमें काफ़ी विवाद चल रहा है और कई लोग इस पर अपने अपने विचार दे रहे हैं कि नहीं चेर ही होगा, चेर ही होगा। तो भाई चेर होगा नहीं होगा उसको तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले थोड़ी अच्छी चर्चा कर ली जाए। कुछ लोगों का मानना है कि कुषाण होगा। तो ये बुक है झा एन श्रीमाली की पुस्तक, काफ़ी पुरानी पुस्तक है, दिल्ली में मैं इसको खरीदा था और बहुत महान लेखक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोफेसर रह चुके हैं, इतिहासकार तो खैर बहुत बड़े रह चुके हैं। तो इनको ले लीजिए। आप रोमिला थापर की पुस्तक को ले सकते हैं,
तो झाल सिंह वाले की पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि रोमनों का व्यापारिक संबंध किससे था? कुषाणों से था। चेरों से था, कुषाणों से भी था। उस हिसाब से आंसर तो दोनों होना चाहिए ना, मतलब ए और डी, यानी कि फाइनली क्या करेंगे, मोर देन वन को लेंगे आंसर। ठीक है, ये तो फैक्ट की बात करें, लेकिन आप प्रश्न की भाषा देखिए, यहाँ सीखने वाली है। हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ गौर कीजिए। जब आप गूगल में लिखेंगे ना हु डिस्कवर्ड इंडिया या हु डिस्कवर्ड इंडिया फर्स्ट, दोनों का आंसर वास्को डी गामा आएगा। तो जब भी हु अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब कि सबसे पहले किसने किया था, यही सेंस आता है। और हिंदी में भी देख लीजिए आप, अब हिंदी में लिखा हुआ है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। अब किसने स्थापित किया है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि भाई किसने किया था, तो इसने भी, कुषाण ने भी किया था, चेरो ने किया था, उस हिसाब से दोनों सही हो गया। बट इंग्लिश वाले को प्रेफर किया जाता है और लिखा हुआ है हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। तो हु लिखा हुआ है यानी कि सबसे पहले किसने किया था। किसी भी तरह से आप सोचेंगे तो हु का महत्व है, और इस हिसाब से जो आपका आंसर जो है वो चेर ही होगा और इसी को सही माना जाएगा। तो इसको मैंने रखा है यू मे क्लेम में। आप क्लेम कर भी सकते, नहीं कर सकते। अगर बीपीएससी इस तरह से ध्यान नहीं दिया जैसे कि मैं ध्यान दे रहा हूँ तो ऐसे में शायद वो आंसर बदल दे, बट ये उतना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अगर कहूँ तो आंसर सिर्फ चेर होगा। अगर रोमिला थापर पढ़ेंगे तो सबसे पहले सुदूर दक्षिण के राज्यों ने ही, अंदर में है, मैं टाइम बचा रहा हूँ, सुदूर दक्षिण के राज्यों ने ही रोमनों से अपने ट्रेड रिलेशन स्थापित किए थे। एक और प्रश्न है जिस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, यू कांट क्लेम राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज। देखिए इसमें इट इज़ टू हॉट भी होगा, क्योंकि काफ़ी गर्मी के चलते मानसून ठीक से पहुंच नहीं पाता है। बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब यहाँ है, सी है, और सी बीपीएससी ने दिया है। ठीक है, लॉजिक के अनुसार तो सही है, ये भी सही है, बट इसलिए इस पर क्लेम ना करें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी में 24 देखिए टाइगर में है, इस पर भी क्लेम नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, द थीम फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2020 इज बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ओके, ये सही है कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी का ये थीम है, बट 22 मई जो है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, और इंडिया भी 22 मई को ही अपना डाइवर्सिटी डे मनाती है। और वर्ल्ड लेवल पर कोई बड़ी संस्था अगर कुछ पर्यावरण के क्षेत्र में या जैव विविधता के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम कर रही है तो इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ ठीक है, इसको हम भी करेंगे, तो ये नेशनल लेवल पर भी हो गया। और कई राज्यों ने भी इसी थीम पर मनाया भी, और इसी डेट को 22 मई को ही मनाया है। इसलिए इंटरनेशनल तो है, बट नेशनल लेवल पर इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे में इस पर भी क्लेम नहीं बनता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और जो प्रूफ की बात है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर व्हाट्सएप पर लिखिए, मैं आपको प्रूफ के लिए अलग वीडियो बना दूंगा या व्हाट्सएप पर दे ही दूंगा। और इस पर और भी वीडियो बनने चाहिए। और बहुत खुशी की बात, मैं सबको वो धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोग कि आप लोग मुझे इतना सुने। और सबसे अच्छी बात की चर्चा और चर्चा पर चर्चा का दौर जो है चल रहा है, और इससे हमारे बिहार में एक एजुकेशनल सोसाइटी, एजुकेशनल इन्वायरमेंट का क्रिएशन मजबूती से हो रहा है। ये बीपीएससी के द्वारा ही सही, लेकिन हो जरूर रहा है। धन्यवाद।